देश की राजधानी दिल्ली आजकल अपराधों की राजधानी बनती जा रही है। आए दिन बलात्कार, लूटपाट और हत्या जैसी घटनाएं यहां के लिए आम बात सी हो गई हैं। देश की राजधानी में महिलाएं असुरक्षित हो गई हैं। चलती कारों में गैंगरेप और राह चलती महिलाओं पर तेजाब फेंकने की वारदातों में लगातार इजाफा देखने को मिला है। तेजाब की खुलेआम बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई है, बावजूद इसके तेजाब की बिक्री खुलेआम धड़ल्ले से की जा रही है। और खास करके दिल्ली के राजौरी गार्डन में एक महिला डॉक्टर के ऊपर तेजाब फेंकने की सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसके कारण दिल्ली पुलिस की सुरक्षा पर एक बार फिर प्रश्न चिन्ह सा खड़ा हुआ है। पेश है इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में महिलाओं पर हो रहे हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। दिल्ली के राजौरी गार्डन में तब हलचल मच गई जब दो बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला डॉक्टर पर तेजाब फेंक दिया। पीड़ित महिला को एम्स में भर्ती कराया गया, जहां तेजाब ने महिला के चेहरे और कुछ अंगों को प्रभावित किया है। सूत्रों की यदि माने, महिला डॉक्टर अपनी स्कूटी से अस्पताल की ओर जा रही थी जब उसे दो बाइक सवार ओवरटेक करने लगे। जब महिला अपने बचाव में आगे आई तो बदमाशों ने उस पर तेजाब से हमला कर दिया और जाते जाते बैग भी छीन कर ले गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद है, जहां पुलिस ने महिला पर जानलेवा हमले का केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली की इस वारदात ने फिर से नए सवालों को जन्म दे दिया है कि आखिर कब तक महिलाएं दिल्ली की सड़कों पर असुरक्षित महसूस करेंगी और उन पर घिनौने अपराध होते रहेंगे। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि देश की राजधानी दिल्ली अब अपराध की राजधानी बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बनाली बैनर्जी, लेमन न्यूज। एक बार फिर विजुअल के माध्यम से हम अपने तमाम दर्शकों को ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि कैसे दिल्ली के राजौरी गार्डन के पास एक डॉक्टर महिला, जिसका नाम अमृत कौर बताया जाता है, 30 वर्षीय डॉक्टर महिला दारापुर स्थित ईएसआई हॉस्पिटल में बतौर डॉक्टर है। वो रोज की तरह हरिनगर स्थित अपने घर से स्कूटी पर सवार होकर हॉस्पिटल की ओर जा रही थी। स्कूटी पर खुद वो ड्राइव कर रही थी, उनके पीछे कोई सवार नहीं था। सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से कानूनन छूट मिली है। डॉक्टर अमृत कौर ने भी हेलमेट नहीं पहना था। उन्होंने सर्दी और धूल से बचने के लिए चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ था। डॉक्टर कौर हरिनगर से बसई दारापुर जाने के लिए राजौरी गार्डन मेन मार्केट से गुजर रही थी कि अचानक पीछे से काली बाइक पर सवार दो लड़के आए और जो लड़का बाइक ड्राइव कर रहा था वह सिख युवक बताया जा रहा है। उसने पगड़ी पहने हुए थी। पीछे बैठे युवक ने चेहरे पर काला कपड़ा लपेटा हुआ था। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में वो पगड़ी में साफ तौर पर नजर आ रहा है। अगले युवक ने अमृत कौर से बड़ी तेजी से हैंडबैग झपटने की कोशिश की और पीछे बैठा युवक जो अपने मंसूबों में जब कामयाब नहीं हो पाया तो उसने अमृत कौर के चेहरे पर एसिड फेंक दिया। बाइक सवार तेजी से फरार हो गए। पूरी घटना कुछ सेकंड के दरमियान हुई है, लेकिन इसमें गौर करने वाली बात, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि एसिड हमले की इस वारदात को जिस दौरान अंजाम दिया जा रहा था, वहां पर उपस्थित भीड़ में से किसी ने यह जहमत उठाने की कोशिश नहीं की कि आखिर कैसे उस लड़की को बचाया जाए, हमलावरों को कैसे दबोचा जाए। यही फलसफा खास करके हमें देखने को मिला है दिल्ली में। दिल्ली के जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर और झारखंड के चुनावी रुझान आ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के राजौरी गार्डन के पास हुए इस दर्दनाक वारदात की घोर निंदा की जा रही थी। बहरहाल महिला डॉक्टर इस समय कड़ा संघर्ष कर रही है। अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच वो जूझ रही है। लगातार उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में उसे रखा गया है। उसकी आंखें, उसके शरीर के कई हिस्से इस एसिड हमले से प्रभावित हुई हैं और अब तक पुलिस जो है वह आरोपियों की लगातार तलाश कर रही है। हमारे सहयोगी वाजिद अली ने वारदात स्थल का जायजा लिया। क्या कुछ कहा वाजिद ने, वहां का जायजा किस प्रकार से लिया, यह देखते हैं। राजौरी गार्डन में जिस महिला डॉक्टर के ऊपर दो बाइक सवारों ने तेजाब से हमला किया था, उसे
दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला का इलाज जो है वो एम्स अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार महिला का जो चेहरे का दाहिना हिस्सा है वो पूरी तरीके से तेजाब से झुलस चुका है। इसी के साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे महिला के ऊपर ये हमला उस वक्त हुआ था जब महिला अपने घर से अपने अस्पताल के लिए निकली थी। तभी दो बाइक सवार आए और बाइक सवार ने पहले तो महिला का बैग छीना और उसके बाद जो है महिला के ऊपर तेजाब से हमला कर दिया, जिसकी वजह से जो है महिला की हालत काफ़ी बिगड़ी। उसके बाद उसे एम्स लाया गया जहां पर उसका लगातार इलाज चल रहा है। लेकिन सवाल वहीं खड़ा होता है, जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर ये अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं उससे राजधानी दिल्ली और पूरा भारत जो है काफ़ी शर्मसार साबित होता है। बावजूद इसके प्रशासन द्वारा नए नए जो कानून बनाए जाते हैं वो भी यहाँ पे देखने में विफल साबित हो रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली सरकार और हमारी जो गवर्नमेंट है जो वादे करती है वो भी सारे के सारे झूठे साबित हो रहे हैं। जिस तरीके से महिलाओं के लिए जो सुरक्षा के नियम बनाए गए थे वो भी यहाँ पे सारे खोखले साबित होते हैं। आखिर अब सवाल वही है कि महिला अगर विश्वास करे तो आखिर करे किस पर। कैमरा पर्सन पंकज शर्मा के साथ वाजिद अली, चैनल 1 न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली से हमारे अपने सहयोगी वाजिद अली बता रहे थे कि महिलाएं विश्वास करें तो आखिर किस पर करें। दिल्ली के राजौरी गार्डन में एसिड हमले की इस वारदात को जिस प्रकार से अंजाम दिया गया है उससे ऐसा लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो बड़े बड़े कानून बनाए गए थे, जो बड़े बड़े दावे किए गए थे, वो तमाम दावे धरे के धरे दिखाई दे रहे हैं। इस विषय पर हमसे जुड़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्राइम एक्सपर्ट स्नेहिल ढाल स्टूडियो से, साथ ही हमारे अपने सहयोगी जटाशंकर सिंह। इसके अलावा न्यूज रूम से हमारे अपने सहयोगी सलामत अली के साथ हमारी मेहमान एडवोकेट ज्योति सहगल हमसे जुड़ेंगी। इसके अलावा कई ऐसे भी लोग हमारे साथ टेलीफोन कॉल्स के माध्यम से जुड़ेंगे और हम उनकी प्रतिक्रियाएं लेंगे और साथ ही दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह भारतवर्ष में महिलाओं के साथ जो लगातार शोषण जो किया जा रहा है, उनके ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं, उनके साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, वह तमाम चीजें जो हैं वह गिरी हुई इंसानियत की पराकाष्ठा कही जा सकती हैं। सबसे पहले स्नेहिल ढाल, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले को आप किस प्रकार लेते हैं? अभी आपको ये तो पता ही होगा कि एसिड मिलना मार्केट में बहुत सस्ते में मिल जाता है और बहुत आसानी से मिल जाता है, पर ये जिस दिन को हुआ है जहाँ पे कश्मीर के इलेक्शंस होते हैं और ये उसी लोकेशन में हुआ है जहाँ पे मैक्सिमम सिख और हिंदू पार्टीशन के बाद यहाँ पे रहने के लिए आए थे। तो इसमें कई पॉलिटिकल पार्टीज को ये भी पता होता है कि जब भी उनको कुछ अगर हेर फेर करनी हो तो औरतों का मामला और ऐसी चीज़ों का मामला ऐसा होता है कि जहाँ पे सारी की सारी मीडिया पूरा शिफ्ट कर देती है अपने न्यूज़ को। तो इसका कुछ आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल है कि ये कोई वो बच्चों में और ये स्त्री में कोई आपसी कोई मतभेद था या ये पॉलिटिकल एंगल लिया गया है कि जिस दिन कश्मीर के रिजल्ट आने हो उसी दिन उसी जगह में ऐसी एक्टिविटी हो जहां पे पार्टीशन के बंदे वापस आने आए। बतौर इंटरनेशनल क्राइम एक्सपर्ट आप क्या सोचते हैं, चूंकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिस प्रकार से कानून बनाने की बात की जाती है, नए नए जो दावे किए जाते हैं, महिला आखिर अपने आप को महफूज समझे तो कब समझे? चूंकि एक मामला दबता नहीं है कि दूसरा उभरने लगता है। आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या ये समझा जाए कि हमारी जो कानून प्रणाली है वह पूरी तरीके से विफल है? ये दो बाहर के जो देशों में होता है वहाँ पे जहाँ से आपको ये सब सामान मिलता है उधर सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उधर सबसे ज़्यादा कानून को कड़क रखा जाता है। क्योंकि अगर ये ऐसी कोई चीज़ें एसिड जैसी चीज़ें बंदों को मिलेगी नहीं तो वो लोग ऐसे करेंगे कैसे? तो या तो पुलिस अपना काम करे कि हर जगह इतनी ज़्यादा ये सुपरविजन करे कि कोई भी ऐसी काम कर ना सके, या तो अब उन लोगों के ऊपर सुपरविजन करो जहाँ पे ये चीज़ें बिकती है। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ को भी अगर करेंगे तो काफ़ी हद तक असर पड़ सकता है। और बाहर के देशों में जो होता है वहाँ पे महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, उनकी सुपरविजन स्ट्रांग होती है। यहाँ पे शीला दीक्षित ने महिलाओं के लिए इमरजेंसी नंबर भी रखा था, पर उसका भी कोई अभी असर दिख नहीं रहा है। और जो अभी आने वाले इलेक्शंस होंगे वो इलेक्शंस में तो अभी देखने वाली बात होगी कि आम आदमी पार्टी क्या कर पाती है। या इलेक्शन जो है काफी महत्वपूर्ण है, स्नेहिल मानते हैं इस बात को, चूंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव फरवरी महीने के शुरुआती दौर में होने हैं और ऐसे में एक प्रकार से वहां की जो स्थिति है वह विकट है। रोज कहीं ना कहीं आपराधिक वारदातों को लगातार अंजाम दिया जा रहा है।
पुलिस का खौफ जो है वह अपराधियों के जहन से निकल चुका है और यही कारण है कि लगातार जो है अपराधी जो है वह अपने मंसूबों में लगातार कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। विरोध प्रदर्शन होता है, आंदोलन किया जाता है, लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदनों में हंगामा किया जाता है। आखिर ये कब तक, क्या इससे निजात मिल पाएगी महिलाओं को? इसी सब्जेक्ट पर चलते हैं न्यूज रूम में, जहां हमसे जुड़ेंगे हमारे सहयोगी सलामत अली और उनके साथ जुड़ रही हैं एडवोकेट ज्योति सहगल। सलामत, आपसे जानना चाहेंगे, आपके साथ में एडवोकेट ज्योति सहगल हैं। हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप उनसे यह पूछने की कोशिश करें कि कानून तो बनाए जाते हैं, लेकिन उस कानून का पालन क्या सही तरीके से हो पाता है? सवाल एक। सवाल दो कि महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर लगातार कई वारदातें सामने आई हैं, लेकिन अब तक सरकारी यंत्रणा इसमें पूरी तरीके से विफल रही हैं। क्या कहेंगे, उनकी पहली प्रतिक्रिया? जी, जाहिर सी बात है संजय जी, जिस तरह से फिलहाल दिल्ली में जो कुछ भी हुआ है, या सिर्फ दिल्ली की बात नहीं, पूरे देश भर में जिस तरह से महिलाओं के साथ जो भी अत्याचार हो रहे हैं और जिस तरह की घटनाएं सामने आती जा रही है, वो कहीं ना कहीं शर्मनाक करती है सरकार को और साथ ही साथ तमाम सवाल खड़े करती है। हमारे साथ ज्योति जी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ज्योति जी, क्या कहेंगी आप? सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी तमाम चीज़ों को देखते हुए? कहूँगी कि आज के समाज में हमारा देश ये कहता है कि महिलाओं के लिए नवरात्र वगैरह सब बात मानी जाती है, लेकिन एक औरत बिल्कुल सुरक्षित शारीरिक रूप से भी नहीं है, अपने अधिकारों के रूप से भी। जब भी कोई महिला किसी भी बात के लिए अपना कदम बढ़ाती है, चाहे वो अपने आप को पढ़ाई के लिए, सुरक्षित रहने के लिए, या अपने किसी अधिकार के लिए, या जब भी किसी अधिकार के लिए वो कोई कदम उठाती है, अपने किसी भाई से भी अगर लड़ती है, तो उसके सामने उसे इस तरह के अटैक्स का सामना करना पड़ रहा है। ये मैंने देखा है कि ये आज ये जो एपिसोड दिख रहा है, ये साफ जाहिर है कहीं ना कहीं किसी चीज़ की, क्योंकि एक 30 साल की महिला है, वो एक डॉक्टर है, कहीं ना कहीं कोई रंजिश है, जो चाहे वो पारिवारिक हो सकती है या पर्सनल रूप में उसके प्रोफेशनल भी हो सकती है। बट इसका मतलब कहीं उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई होगी, जिसके वजह से जिनको अधिकारों से वंचित होना पड़ा या जो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए, उन्होंने अटैक करके उसे सप्रेस करने की सलामत, आप इनसे ये पूछिए। बहुत ही आम हो रहा है एंड ये इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है कि क्या एक महिला अपने अधिकारों के लिए या अपनी पोजीशन के लिए लड़ नहीं सकती या उसका मांग नहीं कर सकती। एक पुरुष मांग सकता है। सलामत, आप इनसे ये पूछिए कि एसिड हमले की जो वारदात होती है वह मौत से भी, हत्या से भी ज्यादा जघन्य आपराधिक वारदात इसे हम कह सकते हैं। जिस प्रकार से किसी के चेहरे पर तेजाब फेंकना, उसके चेहरे को पूरी तरीके से खराब कर देना, उसके पूरा जीवन नर्क बना देना, क्या उसके लिए जो कानून अब तक बनाए गए हैं क्या वह पर्याप्त हैं? जी बिल्कुल संजय जी, क्या कहेंगी जो कानून अब बनाए गए हैं, अब तक जो कानून बनाए गए हैं इन तमाम चीज़ों के लिए, किसी महिला पर या किसी व्यक्ति पर भी एसिड फेंकना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। हाँ। किसी का खून करने से भी बड़ा अपराध जो है माना जाता है। हाँ। क्या आपको नहीं लगता है कि इसके लिए जो कानून अब बनाए गए हैं या अब तक जो कानून बने हैं वो ठीक है या उससे और अच्छा कानून बनना चाहिए? जी, कानून, हम हमेशा कानून पे ही आते। कानून अपनी जगह उन्होंने जो बनाया है वो सही तरीके से बनाया, उसे इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है और इम्प्लीमेंट करने के लिए हिम्मत और जो समाज की प्रतिक्रिया होती है। अगर कोई महिला एक तरह से अपने अधिकारों के लिए लड़ने आती है, जो समाज उसको बॉयकॉट करता है। आज मैं कहती हूँ कि जब इस पर एसिड अटैक हुआ है या रेप होता है तो 90% ऑफ द टाइम ये होता है कि वो महिला को सोशल सर्कल जो है वो बॉयकॉट करता है। सबसे पहले वो सोशल सर्कल ने बॉयकॉट, मतलब वो समाज ने अपना प्रतिक्रिया बदलनी चाहिए। जब हमारे ऊपर आता है तो हम चिल्लाते हैं, बट जब किसी दूसरी महिला के ऊपर होता है तो हम महिला होकर के भी उस महिला पे उंगली उठाते हैं। ये बंद करना चाहिए। और जहाँ तक वो पुरुष या जो इंसान ये काम करता है उसके साथ उसकी जो परिवार है उस पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि वो जो परिवार है, जो उसका, जिन्होंने उन्हें संस्कार दिए, उसकी जो माँ है, सबसे पहले एक माँ के ऊपर है कि जिसने उसे ये संस्कार दिए कि वो एक औरत के ऊपर एसिड अटैक करे। सबसे पहले उस परिवार के ऊपर भी एक्शन, जब तक ऐसा नहीं होगा कोई भी है मतलब एक वो परिवार एक तरफ से लड़के की तरफ एक्शन हो रहा है, वो परिवार उस लड़की के अगेंस्ट अभियान उठा रहा है, मतलब वो
ये न्याय मिल नहीं सकता जब तक उस पूरे परिवार के ऊपर अटैक हो, यानी कि जो सजा हो सिर्फ उस इंसान पे नहीं, उस पूरे परिवार पे जब हादसा होने लगेगा, जब उनके ऊपर भी एक्शन होगा तो ही। बने रहिए हमसे, इस तरह हम की एक बार फिर हादसे स्नेहिल होने लाल बंद के पास होंगे। जाएंगे। स्नेहिल लाल, कितना इत्तेफाक रखते हैं एडवोकेट ज्योति सहगल की बातों से? मैं इसमें क्षमा चाहूँगा ज्योति जी कि मैं आपकी कोई भी बात पे सहमत नहीं हूँ। पहली बात तो ये कि अगर किसी ने क्राइम किया है तो वो ही जिम्मेदार है, उसका परिवार नहीं। आप अगर बोल रहे हो कि अगर पूरे परिवार को सज़ा मिलनी चाहिए तो ये मेरे हिसाब से सबसे गलत चीज़ है। ये आप बेसिकली फिर इस्लामिक जिहादी वाला सिस्टम आ गया कि तुमने मेरे फैमिली को मारा तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मारूंगा, जो एकदम गलत चीज़ है। और दूसरा मेरा कंसर्न ये भी है कि शायद इस मुद्दे में इस समय इंडिविजुअल रंजिशे की बात नहीं हो रही होगी, क्योंकि अगर सरकार को कोई एक्शन लेना होता तो वो कोई भी हद तक जाके एक्शन ले सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इंडिविजुअल रंजिश नहीं हो सकती, लेकिन यदि इंडिविजुअल रंजिश होती भी है तो क्या यह रास्ता चुनना जायज है? कितना सही है? किसी के चेहरे पर तेजाब फेंक देना मानवता को शर्मसार कर देने जैसा है। हमारे अपने सहयोगी जटा शंकर हमसे जुड़ रहे हैं। जटा, आपसे जानना चाहेंगे, वो रोती रही, चिल्लाती रही, बिलखती रही, लेकिन वहां पर उपस्थित भीड़ से कोई भी एक शख्स वो ये जहमत उठाने की उसने कोशिश नहीं करी कि किसी तरह इस महिला को, इस पीड़िता को समय रहते अस्पताल पहुंचाया जाए। और यदि भीड़ से निकलकर वह व्यक्ति इनिशिएटिव लेता तो शायद जो आरोपी फरार हुए वह पुलिस हत्या होते। जी संजय जी, मैं ये बताना चाहूँगा, कहीं ना कहीं अभी सभी लोगों को आगे आकर जागरूकता दिखानी चाहिए कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं, जो पीड़ित महिलाएं हैं या पीड़ित लड़कियां हैं, उन्हें तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और जहां तक हो सके कि आगे बढ़कर ऐसे आरोपियों को पकड़ने की पहल भी करना चाहिए। क्योंकि दिल्ली पुलिस जहां तक दिख रही है वो लापरवाही बरत रही है। बार बार उस पर ये सवाल उठता है कि दिल्ली पुलिस जो है आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर पाती है। तो कहीं ना कहीं अब ये सवाल उठता है कि दिल्ली के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और ऐसे आरोपियों को पकड़कर सलाखों के पीछे डालने के लिए उन्हें पहल करनी पड़ेगी। सलाम जी। बिल्कुल बिल्कुल जटा बता रहे थे। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बताना चाहते हैं कि जिस तरह से मंगलवार की सुबह तकरीबन 9:30 बजे के आसपास अमृत कौर नाम की महिला डॉक्टर, जब वह वसई दारापुर जाने के लिए राजौरी गार्डन मेन मार्केट से गुजर रही थी, वह खुद स्कूटी चला रही थी, लेकिन रास्ते में एक काले कलर की बाइक वहां आती है और उस पर 2 युवक सवार होते हैं। पहला युवक उनके हाथ से उनकी बैग को छीनने की कोशिश करता है। जब वह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाता तो दूसरा शख्स जो है वह उस महिला के चेहरे पर तेजाब फेंक देता है। महिला की स्थिति इतनी भयावह है, इतनी विकृत है कि वह एम्स अस्पताल में जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। और खास करके बात की जाए तो दिल्ली में फरवरी महीने में चुनाव होने हैं। एक बार फिर हम ग्राफिक्स के माध्यम से हम कुछ बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे तेजाब से पीड़ित जो महिला, 3 लड़कियों ने दिल्ली में अनशन किया। रितु नाम की महिला, उसके बारे में बताएंगे। रितु नाम की बच्ची के अनुसार उसकी बुआ के बेटे ने जमीन विवाद के चलते उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया था। रितु का आरोप था कि यदि सरकार ने तेजाब की खुलेआम बिक्री पर रोक लगाई होती तो शायद उस लड़के को आसानी से तेजाब नहीं मिल पाता। तेजाब हमले की शिकार रितु चाहती है कि तेजाब हमले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए और हर हाल में 2 से 3 महीने में आरोपी को सजा मिले। इसके अलावा तेजाब हमले से जुड़ी दूसरी घटना रूपा की कहानी। रूपा की कहानी तो कुछ और है, दर्दनाक है। उसके ऊपर तो उसकी सौतेली मां ने ही रात में तेजाब डाल दिया था। वो चाहती है कि सरकार तेजाब पीड़ितों के लिए ऐसी कोई स्कीम शुरू करे जिससे कि पीड़ित लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ऐसी लड़कियों को कोई नौकरी पर भी नहीं रखना चाहता है। एक समय बाद जब अभिभावक भी नहीं होंगे तब हमारा क्या होगा, यह कहना है उन पीड़ित लड़कियों का जिनके ऊपर एसिड से हमले किए गए। तीसरी घटना प्रीति की है। प्रीति देवी के पड़ोस में रहने वाले युवक ने पीछे से आकर उस पर तेजाब डाल दिया, जिससे उसकी पीठ पूरी तरह से झुलस गई। इस हादसे के बाद उसकी पढ़ाई छूट गई। उसके माता पिता इतने गरीब थे कि उसका इलाज भी ठीक तरह से नहीं करा पा रहे थे। पीड़िता ने मांग की थी कि ऐसा
कृत्य करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इन तीनों पीड़ित लड़कियों ने दिल्ली में अनशन किया था। इनके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया गया था और तेजाब फेंकने वाले अपने ही थे। हाईकोर्ट की युगल खंडपीठ अंबाह अपर सत्र न्यायाधीश के उस फैसले को कंफर्म कर दिया जिसमें एक महिला पर तेजाब फेंकने की वारदात से वह सदमे में है, अपने घरों से निकलकर दफ्तर जाती हैं, रोजी रोजगार से जुड़ी हैं, लेकिन इस तरह के एसिड हमले से इस कदर वह खौफजदा हैं कि वह समय वह भूल नहीं पा रही हैं। सलामत के बारे एक बार फिर जाएंगे। सलामत, आपसे जानना चाहते हैं, आपके साथ एडवोकेट हैं, आपके साथ कुछ लड़कियां हैं। हम चाहते हैं कि उन लड़कियों के पास आप जाएं और उनसे यह पूछें कि जो बार बार लड़कियों पर एसिड हमले किए जाते हैं उससे लेकर वो क्या सोचती हैं। जी, जाहिर सी बात है संजय जी, हम उन लड़कियों के पास भी चलेंगे, उन महिलाओं के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं, हमारे सिटी एडिटर हमारे साथ मौजूद है अलीम शेख जी। अलीम जी, क्या कहेंगे जिस तरह से ये केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं? मुंबई में कुछ दिनों पहले ही जिस तरह से हमले होते हैं, दिल्ली में जिस तरह सुरक्षा को लेकर कानून बनाने की बात की जाती है, राज्यसभा में लोकसभा में हंगामा होता है, लेकिन उसके बाद भी परिस्थिति जो है तस की जस है। बिल्कुल, देखिए ये संकेत बिल्कुल ठीक नहीं है सलामत जी। अगर आप देखेंगे कि महिलाएं हर तरफ से देखा जाए तो पीड़ित हो रही है, विक्टिम हो रही है, जबकि महिलाओं का प्रदर्शन हर क्षेत्र में काफ़ी अच्छा है। हम आपको बता दें कि हमारे देश के स्पीकर खुद एक महिला है। देश के कई ऐसे राज्य जहाँ पर महिलाएं मुख्यमंत्री है, चाहे वो तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो या राजस्थान हो, कॉर्पोरेट जगत हो या फिर बॉलीवुड हो, हर जगह महिलाएं अपने अकलमंदी से, अपने हार्ड वर्किंग से, मेहनत से वो आगे बढ़ रही है। लेकिन बावजूद इसके हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि समाज का आज भी एक ऐसा तबका है जो उन्हें अलग नज़र से देख रहा है, उन्हें एक कमज़ोर समझ रहा है। यही कारण है कि ये दिन ब दिन ये अपराध है जो कि बढ़ती जा रही है। और जैसे कि आपने कहा है कि सिर्फ बातें हो रही है, यूपीए 2 की भी सरकार थी तो तब भी निर्भया हत्याकांड के कारण राज्यसभा लोकसभा में काफ़ी हंगामा हुआ था, नया बिल पारित करने की बातें की जा रही थी, लेकिन बातें हो रही है, उस पर अमल नहीं हो रहा है। अब मोदी सरकार से भी लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि शायद ये सरकार आई है तो शायद महिलाओं की सुरक्षा की बात उठेंगे, कहीं ना कहीं महिलाओं को सेफ्टी मिलेंगी, लेकिन ऐसा होते हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि इस सारे मामले को हमारा देश बोलो या हमारी सरकार बोलो उतनी गंभीरता से नहीं ले पा रही है। जी, तो कहीं ना कहीं गंभीरता से नहीं ले पा रही है। संजय जी, जिस तरह से बात की जा रही थी, महिलाओं के साथ हम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से अब ये नया मामला सामने आया है, इसको लेकर कितने भयभीत है, क्योंकि आए दिन ये लोग भी अपने घरों से बाहर काम करने के लिए निकलते हैं, कॉलेजेस में जाने के लिए निकलते हैं, तो कितना डर लगता है मुंबई में, क्या कहेंगी? सबसे पहले कि दिल्ली ही नहीं, हर शहर में ये प्रॉब्लम अब नज़र आ रही है। तो क्योंकि अब दिल्ली में ये तेज़ाब अटैक, एसिड अटैक सामने आया है, तो अब हमें भी डर लगने लग गया है कि ये मुंबई में ना होने लग जाए। मुंबई को भले ही सेफ सिटी बोला जाता है दिल्ली के कंपैरिजन में, लेकिन मुंबई में भी अगर शक्ति मिल गैंग रेप देखा जाए, कुछ भी रेप देखा जाए, एसिड अटैक्स भी हुए हैं, तो जब ऐसी वारदातें रोज़ सामने आती है तो डर ज़रूर लगने लग जाता है। जी, तो कहीं ना कहीं दर्द जो है वो ज़रूर लगने लग जाता है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप, कितनी सेफ़ है? ट्रेन में सफ़र करती है, आप बस में सफ़र करती है, क्या अपने आप को सेफ महसूस करती है आप? बिल्कुल नहीं। जब ऐसे सब चीज़ें सामने आती है तो हमें काफ़ी डर लगता है कि कल को हमारे साथ भी ऐसे कुछ ना हो जाए। और पहली चीज़ जो मेरे मन में आता है कि क्या ये डरते नहीं बार बार ऐसे कुछ करते हुए? ये इनके जहन में ऐसी क्या चीज़ें आती है जो ये मतलब एसिड अटैक जैसी चीज़ें सोचते हैं और करते हैं महिला पर? क्या वो सोचते हैं कि महिला इतनी कमज़ोर है कि वो इससे लड़ नहीं पाएगी? हमने आज तलक इतने सारे एसिड केसेस देखे जहाँ पे जितनी भी औरतें इस एसिड केस से मतलब पीड़ित है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग निकली है, मतलब वो लोग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो हर चीज़ मतलब हो जाता है वो लोगों से, वो लोग पास ओवर हो जाते हैं इससे, वो गेट ओवर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बार बार एक ही काम करे, जो कि मतलब महिलाओं को स्पेशली वो उनका जो है वो लोग पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। ये बहुत ही गलत है। तो मुझे लगता है कि ये सब नहीं होना चाहिए। जी, तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसके अलावा संजय जी, बात की जाए जिस तरह से ये तमाम अटैक्स जो है वो होते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हौसला है महिलाओं के अंदर, लड़कियों के अंदर, वो कम होता दिखाई नहीं देता है, वो उसी तरह बढ़ता रहता है और तमाम वो लोगों को कहीं ना कहीं शर्मसार करता है जो इस तरह की हरकतें करते हैं। हमारे साथ एडवोकेट भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे आप, मुंबई में आप खुद
की बात की जाए तो आप कितना महसूस अपने आप मैं को यही करती हैं? कहूँगी कि बिल्कुल अभी जैसे कहा हम जुडिशरी के ऊपर उंगली उठाते हैं, लेकिन हमारे देश में यस वी हैड इंदिरा गांधी, वी हैड और जितने भी मिनिस्टर थे वो सब लेडीज़ थी। मैं खुद एक वकील हूँ, लेकिन आज वकील होके मैंने दूसरों के लिए किया। और मैं अभी आपको अपने ही साथ हुए 2 दिन पहले के हादसा के बारे में बताती हूँ कि 2 दिन पहले मुझे मेरे घर का पोजीशन है, लोग बिल्डरों को ये थे, बिल्डर ने बहुत सही तरीके से सब कुछ किया, लेकिन अपनी मर्जी से एक इंसान जब कुछ कर नहीं पाया, उसने मुझे अपने घर में ही अटैक किया कि मैं पूजा नहीं कर सकती, अगर तुमने पूजा की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। एंड इट वॉज नॉट द बिल्डर, इट वॉज नोबडी, इट वॉज वन कॉमन गाय विथ हिज मदर। और जिसने उसे शह दिया, मैं यही कहूँगी कि जिसने उसे शह दिया वो एक माँ थी, एक औरत थी, हाँ। और मैं एक वकील होने के नाते मैं ये देख रही थी कि बार बार ये कि हमें न्याय कैसे मिल सकता है जब इस देश की माएँ, मदर इंडिया अपने आप को कहलाने वाली, मदर डेज मानने वाली, अपने बच्चों को एसिड अटैक और रेप की शिक्षा देती हैं और उसके ऊपर बैकिंग करती है। और मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ और ठोस से कि वाई द मदर, आप शक्ति मिल्स में देखिए, शक्ति मिल्स के केस के टाइम पे जब मैंने तब भी कहा था कि एक माँ जवाबदार है, उसी ने वही किया, वहाँ जाकर के उस फिरियादी को थप्पड़ मारा कि जब ये बात कोर्ट के प्रीमाइसेस में हुई कि जब तेरे साथ कोई और रेप करता है तो उसे फांसी नहीं होती और मेरे बेटे को क्यों। जब एक माँ इस तरह की शब्द यूज करती है तो उस घर के बच्चों को क्या संस्कार मिलेंगे, उस देश के बेटों को क्या संस्कार मिलेंगे। जी तो सलामत हमसे जुड़े रहिए। फिलहाल इस खास पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हम जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए लेमन न्यूज। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. नशे के खिलाफ सबसे पहले लेमन न्यूज ने उठाई आवाज। समाज सेवक, नगर सेवक, पुलिस, सेलिब्रिटी, सबका मिल रहा है प्रतिसाद। ड्रग कंज्यूमर्स पे तो कार्रवाई की ही जाए, पर इसके साथ ही साथ ड्रग के जो पोजेशन करने वाले लोग हैं, जो लोग ड्रग रखते और बेचते हैं, उन पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेमन न्यूज ने जगाया मुंबई को। तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छी फैलाई है और लोगों में जागरूकता भी फैलाई हुई है। संसद तक पहुंची मुंबई की आवाज। आपके चैनल के सर पर है, आपके सर पर है। नशे के खिलाफ लेमन न्यूज की ये जंग बदस्तूर जारी। देखिए मुंबई की आवाज दिन भर सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लेमन न्यूज की खास रिपोर्ट, अपराध की राजधानी।
और हमसे चर्चा कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, हम सलामत अली से बात कर रहे थे। एक बार फिर हम सलामत अली के पास जाएंगे और फिर बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो दिल्ली के राजौरी गार्डन में स्कूटी पर सवार एक डॉक्टर महिला के चेहरे पर एसिड फेंक दिया जाता है और उसके बाद वह रोती है, बिलखती है, चिल्लाती है, कराहती है, दर्द की पीड़ा नहीं सह पाती कि भीड़ से निकलकर कोई एक व्यक्ति उसके पास नहीं पहुंचता है, कोई यह जहमत नहीं उठाता है कि इस पीड़िता को उठाया जाए और किसी तरह अस्पताल इलाज के लिए ले जाया जाए। लेकिन किसी तरह एक महिला और पुरुष, एक दंपत्ति वहां आती है और उसे किसी तरह गाड़ी में, अपनी कार में उसे बिठाकर अस्पताल पहुंचाती है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में लगातार अमृत कौर, 30 वर्षीय अमृत कौर का इलाज चल रहा है। सुबह 9:30 बजे की वारदात है। दिल्ली के राजौरी गार्डन में के पास से वह गुजरने वाली 30 वर्षीय अमृत कौर, जिसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया गया और तेजाब फेंकने के बाद की जो स्थिति है विकट है। सलामत, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके साथ जो मोहतरमा हैं, एडवोकेट हैं, वो बता रही थी कि उनके साथ भी कुछ इस तरह की घटना हुई है, लेकिन कुछ हाथापाई की नौबत आई और उनका पर्सनल एक चीज इसमें देखने को मिला है। हम एक बार फिर जानना चाहते हैं, जो कुछ भी उनके साथ हुआ, क्या वह पुलिस स्टेशन गई थी? जी, जाहिर सी बात है, आपसे ही जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने अपना खुद का इंसिडेंट जो बताया, उसके बाद क्या आप पुलिस स्टेशन गई थी इसकी शिकायत करने? जी नहीं, आप अभी मैं ये कहूँगी कि मुझे पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि जिनको लोग बदनाम करते हैं उसने उससे मुझसे माफी मंगवाई कि तुमने ये ऐसे गंदी हरकत क्यों की, कैसे की? लेकिन आपने जिस तरह से उन्होंने माफी मंगवाई, आपने माफ कर दिया। सलामत, क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों के साथ सजा होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर और किसी और के साथ भी इस तरह की हरकतें कर सकते हैं? जी हाँ, वो ऑफ कोर्स, लेकिन उस वक्त मेरा सवाल आप सुनिए, कि मुझे पुलिस ये पूछिए कि ये कह रही थी कि जुडिशियल जो है, जुडिशियल पर सबको विश्वास करना चाहिए। एक तरफ जुडिशियल पर विश्वास की ये बात करती हैं बतौर अधिवक्ता, और दूसरी तरफ ये खुद कह रही हैं कि ये पुलिस स्टेशन नहीं गई, उन्होंने माफी मांग ली। और कैसे महिलाओं को न्याय मिल सकता है? क्या समझा जाए? क्या न्यायपालिका से न्याय मिलना बंद हो चुका है, या न्यायपालिका, जिसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि भारतीय संविधान हमें इसकी इजाजत नहीं देता है। हम सबको सम्मान करना चाहिए न्यायपालिका का, लेकिन जिस प्रकार से ये लचर प्रणाली चल रही है, उससे क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि समय रहते ही पीड़िता को न्याय मिल पाएगा? जी, क्या कहेंगी कि जो समय रहते न्याय मिल पाएगा? आपको लगता है हमारी जो कानून व्यवस्था है, और इसके अलावा एक चीज़ ये भी कि आपने जिस तरह से माफ़ करने के लिए उन्होंने कहा, आपने माफ़ी दे दी, कि आपको कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं था? जी, मैं ये कहूँगी कि बार बार हम कानून के ऊपर जाते हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से सही है, और हर बार कानून का दरवाज़ा हम खटखटाते हैं, तो हमें न्याय ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए हमें कानून का दरवाज़ा ही खटखटाना है। लेकिन जो मुझे चाहिए था, उस बंदे ने पूरी समाज के सामने जो है अपनी गलती मान ली, मेरे लिए वही काफ़ी था, जो उतना, लेकिन उतना बढ़ा उसने। लेकिन ये बात है कि सज़ा ज़रूर मिलती है, सज़ा ज़रूर मिलती है, कानून अपनी जगह सही है। और लेकिन अगर हम ये कहें कि आज अगर हमने पनिशमेंट के लिए हमने कंप्लेंट की और कल ही हमें सज़ा मिले, वो तो मुझे लगता है कि भगवान भी नहीं देता। भगवान भी समय आते, कई बार एक युग भी बीत जाता है, लेकिन जुडिशरी तो कम से कम 5-10 साल में न्याय ज़रूर देती है। जी, लेकिन आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से उस व्यक्ति ने जो हरकत करने की कोशिश की थी, उसके लिए उसे जो है वो सजा मिलनी चाहिए थी? माफी मांग लेने से यदि इस तरह की चीजें खत्म हो जाती है, तो फिर कल को वो और भी बड़ी घटना कर सकता है और उसके बाद आके माफी मांग लेगा। उसे पनिशमेंट दी ना, उसे कम से कम जो दूसरों को 1 महीने तक जो घर की पोजीशन मिली, उसे 1 महीने बाद मिली। चलिए, सलामत बने रहिए, हमसे जुड़ रही हैं एडवोकेट अनीता बाफना, हम उनके पास जाएंगे। अनीता बाफना जी, नमस्कार। क्या आप तक हमारी आवाज जा रही है? ऐसा लगता है कि अनीता बाफना से हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर अनीता बाफना जी, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? हेलो अनीता बाफना जी, नमस्कार। क्या आप तक हमारी आवाज जा रही है? हाँ जी, नमस्ते जी। जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली के राजौरी गार्डन में मंगलवार की सुबह तकरीबन 9:30 बजे के आसपास एक महिला डॉक्टर स्कूटी से वह अस्पताल की तरफ निकलती है, लेकिन रास्ते में मोटर बाइक पर सवार 2 युवक उसका पीछा करते हैं, उसे रोकते हैं, उसके चेहरे पर तेजाब फेंक देते हैं। आप इस घटना को किस प्रकार से लेंगी?
नहीं, ये घटना जो हो रही है, मतलब हर रोज हम सुनते हैं कि रोज रिपीट घटनाएं हो रही है। इसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि अब तो एसिड डालने पर भी इंडियन पिनल कोड में अलग प्रोविजन बन गया है, जिसके लिए सजा होगी, अलग से प्रावधान भी है। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है लॉ का हमारे यहाँ वो तेज है। जैसे निर्भया का केस वो अपील में अटका है अभी भी, तो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे यहाँ सजा देने का, वो बहुत ही ढीला काम है, आराम से चलता है। अगर निर्भया कांड को भी 2 साल हो गए हैं, उसके आरोपी अभी भी अगर वो मतलब वो पूरी तरह से पूरा खत्म नहीं हुआ है। अनीता जी आपने कहा इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए वह नहीं हो पाता समय से। इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानेंगी? नहीं, इसके लिए कि हमारे यहाँ जो विल है वो, जैसे निर्भया कांड हुआ उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हुए, पब्लिक रास्ते पर उतरी और इतनी बड़ी क्रांति आई, इतनी जागृति हुई कि कानून में बदलाव हुआ। लेकिन उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कि इसका कुछ एक समय मर्यादा में केस चलाया जाए और आरोपी को सजा हो, वो इतना जल्दी हमारे यहाँ हो नहीं पाता है। अनीता जी लग जाते हैं। स्टूडियो से हमारे अपने क्राइम एक्सपर्ट स्नेहिल ढाल आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। स्नेहिल। नहीं, मैं इसमें कहना चाहूंगी जुडिशरी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अगर जुडिशरी अच्छा काम कर रही है तो ऐसे कोई एक्शन क्यों नहीं इमीडिएटली हो पा रहा है? क्योंकि आप उन दो लोगों में से हो जो कोर्ट में रेगुलरली जाते रहते हैं, तो आप इतना कोई सख्त एप्लीकेशंस या पीआईएल या ऐसे कोई कानून क्यों नहीं आप धक्का देने के लिए अब तक नासफल रहे हो? नहीं, कोई सफलता और नासफलता की बात नहीं है। इसमें इतना ही कहना है कि जितना जो आप अगर देखेंगे तो कितना मतलब जजेस के जो ये है पोस्ट है वो वैकेंट है, ज्यादा कोर्ट की जरूरत है। जिस तरीके से हमारी जनसंख्या बढ़ी है उस तरीके से ना कोर्ट बढ़े हैं ना पुलिस इन्वेस्टिगेशन। पुलिस भी इतना इन्वेस्टिगेशन नहीं ज्यादा कर पाती क्योंकि उतने पुलिस थाने नहीं है, उतनी पुलिस फोर्स इतनी रिक्वायरमेंट है हमारे यहाँ। तो ये सब चीजें है ना जो आपने पुलिस बल की बात की कि पुलिस बल इतने पर्याप्त नहीं है जिस प्रकार से जनसंख्या है। इसके लिए जिम्मेदारी किसकी होगी? ये कौन अपॉइंट करता है? कोर्ट कौन अपॉइंट करता है? पुलिस बल में तैनाती कौन करता है? क्या सरकारें जो हैं उसकी उदासीनता इसमें दिखाई नहीं दे रही है? नहीं, वो उदासीनता है, लेकिन वो विल भी होनी चाहिए कि इसको जल्दी से जल्दी भरा जाए। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जहां हम लोग ने जो जल्द गति होनी चाहिए वो नहीं है। जल्द गति न्यायालय है, लेकिन कितने जल्द गति न्यायालय है और सच में वो जल्द गति से प्रगति कर रहे हैं क्या केस के? और कुछ एक टाइम लिमिट नहीं है, कहीं ना कहीं वहीं पर बदलाव चाहिए। निर्भया का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ इस देश को कि पहले वो रेप विक्टिम को बहुत बुरी तरह से देखा जाता, अब जो रेप करने वाले उसको बुरी तरह से देखा जाता है और रेप विक्टिम को बहुत सहानुभूति मिली। जागृति की लहर निर्भया की वजह से ही आई है और जो कानून में बदलाव हुआ है वो भी उसी की वजह से हुआ है। अनीता बाफना जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस चीज को ये अब समझना थोड़ा सा और भारी हो रहा है कि पॉलिटिशियंस और वकील ये दोनों के इरादे नहीं है कि वो फीमेल को सेफ्टी ला सकते हैं या नहीं। हम क्राइम एक्सपर्ट है, हमारा काम है जजमेंट देना कि किसको क्राइम बोलना चाहिए, किसको नहीं बोलना चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स क्या होनी चाहिए, किस ढंग से उसको रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। पर कानून बनाने वाले जो लोग हैं वही अगर कुछ काम नहीं करेंगे और बहाना मारेंगे कि पुलिस कम है या हमारे पास सरकारी कर्मचारी कम है, तो ये फिर सवाल हमारी जनता पे आ जाता है कि आप फिर वकीलों को भी आप बॉयकॉट कर लो फिर, अगर सरकार को बॉयकॉट करना है तो। क्योंकि कानून अगर ऐसी ही बातें करता रहेगा कि हमारे पास कोर्ट भी कम है, फास्ट ट्रैक और लाइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट और लेके आइए। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो अब तक समझ के बाहर जा रहे हैं कि इरादे किसके नेक है किसके नहीं है। बिल्कुल, इरादे किसके नेक है किसके नहीं है। स्नेहिल बने रहिए हमसे। हम चलेंगे अरुणा जी के पास जो समाज सेविका हैं। अरुणा जी, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार महिलाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, एक तरफ हमलों का होना, दूसरी तरफ राजनेताओं के बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे, कानून बनाने की बात करना, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन देखा गया, लोगों ने आंदोलन किए, प्रस्ताव पारित किए गए, कानून बनाए गए, फिर भी इसके बावजूद इस तरह की वारदातों में कमियां नहीं आ रही हैं। क्या कहेंगी? आपकी पहली प्रतिक्रिया। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज जब देश में भारत रत्न 2 हमारे महान नेताओं को दिया जा रहा है, लोग आपस में एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं
उस वक्त में जब हम पर एक ये खबर आती है कि एक महिला पर एसिड अटैक किया जा रहा है, तो ये वाकई बहुत दुख देने वाली हैरत अंगेज घटना है कि इस वक्त में भी क्या ऐसे जाहिल गंवार लोग हैं जो अपनी बात मनवाने के लिए या किसी भी कारण से एक महिला को शारीरिक उत्पीड़न इस हद तक कर सकते हैं कि उस पर एसिड फेंक सकते हैं। हम शायद अपने ट्विटर एज, हम अपने फेसबुक एरा पे कमेंट्स लिखकर अपनी भड़ास निकाल देते हैं, हम कैंडल मार्च करके अपनी भड़ास निकाल लेते हैं। लेकिन अरुणा जी, मुझे कहीं ऐसा लगता है एसिड के हमलों में ज्यादातर देखा गया है कि जो हमलावर होते हैं वो जान पहचान के लोग होते हैं, ये कोई बाहरी व्यक्ति का काम नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में आपके तरफ से बतौर एक समाज सेविका आप क्या ओपिनियन देना चाहेंगी? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो नर समाज है उसे अब थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है। अब वो अपनी बात मनवाने के लिए नारी पे हिंसा करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। उसे ये तय कर लेना चाहिए कि वो जहां पर है, नारी भी आज उससे 2 कदम कहीं आगे ही है, उससे पीछे नहीं है। तो वो ऐसे अपना जोर मनवाकर अपनी मर्दानगी साबित नहीं कर सकता। अरुणा जी, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं इंटरनेशनल क्राइम एक्सपर्ट स्नेहिल ढाल जो हमारे साथ जुड़े हैं हमारे स्टूडियो से, वो कुछ सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। स्नेहिल। अरुणा जी, इस समय हमारे पास काफ़ी सारे अलग अलग जवाब भी आए हैं, और जिस ढंग से आपका जवाब आया है कि मर्दों को समझना चाहिए है कि उनके पास पावर नहीं है, मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर जो हमारे पास औरतें हैं जो बड़े बड़े पोजीशंस में है, वो खुद भी अगर सामने नहीं आएंगे तो सरकार हमेशा चुप ही बैठी रहेगी। आप अगर इस पोजीशन में आ चुके हो कि आपको और ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए है, पर जो उस पोजीशंस में है वो अपना काम नहीं कर रहे। हमारे पास कई महिलाएं जजेस हैं, एडवोकेट्स हैं, पर ये अब तक कुछ ऐसा कानून क्यों नहीं बना रही? कानून बने भी हुए हैं हमारे यहाँ, बहुत सख्त कानून है, इम्प्लीमेंट करना भी बहुत एक मुश्किल काम है। और ना हम पुलिसिंग पूरे वक्त कर सकते कि हर एक इंसान पे एक पुलिस किया जाए। ये तो अपने आप मानसिक दायरा अपना बढ़ाने की जरूरत है। मेरे हिसाब से अपने बच्चों को समझाने की जरूरत है, अपने लड़कों को समझाने की जरूरत है कि आप अपनी मर्दानगी ऐसे प्रूव नहीं कर सकते भाई। अगर समझाना ही होता तो फिर सरकारी जगहों पे आप लोग नौकरी क्यों कर रहे हो? अगर आपको लगता है कि मर्द ही हर जगह खराब कर रहे हैं काम, तो औरतों को भी तो वहां पे जाके कानून बनाने चाहिए है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं खुद भी बड़ा आवाज उठानी चाहिए। इनका कहने का मतलब तात्पर्य यह है, जो बात एडवोकेट अनीता बाफना ने कही वही बात अरुणा जी ने कही है। उनका साफ तौर पर यह कहना है हमारे कानून सख्त है, लेकिन जिस तरह से कानून बनाए गए हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। आवश्यकता है समय रहते ही तमाम उन प्रस्तावों को जो पारित किए गए हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, उसका अमलीकरण होना बेहद जरूरी है। हमसे जुड़ने के लिए अरुणा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर हम अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि दिल्ली के राजौरी गार्डन के पास मंगलवार की सुबह तकरीबन 9:30 बजे के आसपास एक महिला डॉक्टर जिसकी उम्र 30 साल बताई जा रही है, वह अपने स्कूटी पर सवार होकर वह मार्केट से गुजर रही थी कि वहां पर ब्लैक कलर की बाइक से सवार 2 युवक वहां पहुंचते हैं और उसमें से एक युवक उनका बैग छीनने का प्रयास करता है, लेकिन जब उस अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाता तो दूसरा युवक जो है वह अपनी जेब से तेजाब की वह शीशी निकालकर तेजाब फेंक देता है उस चेहरे पर, उस डॉक्टर महिला के चेहरे पर। और इस तेजाब के हमले के बाद महिला का चेहरा बुरी तरह झुलस जाता है, कई अंग प्रभावित हो जाते हैं। दिल्ली के एम्स अस्पताल में महिला की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। हम बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से तेजाब जो है वह कितना ज्यादा खतरनाक होता है। इसे दुकानों में रखने के लिए इसके जो नियम व कानून बनाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसका मानक तय किया है। खास करके तेजाब बिक्री के नियम हम आपको बताएं कि किसी भी दुकानदार को तेजाब बेचने के लिए उसका रिकॉर्ड रखना होगा। इसके अलावा किसी व्यक्ति को तेजाब बेचते वक्त उसके फोटो पहचान पत्र की जांच होनी अनिवार्य है। और खास करके तेजाब खरीदने वाले व्यक्ति के पहचान पत्र पर उसके घर का पता होना बेहद जरूरी है। ग्राहक से तेजाब खरीदने की वजह भी दुकानदार को पूछनी होगी कि वजह क्या है जो वह तेजाब खरीदने के लिए इस दुकान पर पहुंचा है। दुकानदार के पास तेजाब का कितना स्टॉक मौजूद है, इसकी जानकारी 15 दिन के भीतर एसडीएम को उपलब्ध करानी
बेहद जरूरी होती है। स्टॉक की सूचना न देने की स्थिति में एसडीएम द्वारा विक्रेता पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका जा सकता है। इसके अलावा जिन अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और प्रयोगशालाओं में तेजाब का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें इसके इस्तेमाल का रिकॉर्ड भी रखना बेहद जरूरी होगा, बंधनकारक होगा। तेजाब इस्तेमाल का रिकॉर्ड की जानकारी समय समय पर एसडीएम को उपलब्ध करानी होगी। तो ये तमाम जो चीजें हैं, तेजाब बिक्री के नियम व कानून हैं और इस नियम का कितना अनुपालन किया जा रहा है यह देखना अहम है। और खास करके इस तरह दुकानों पर जिस तरीके से धड़ल्ले से तेजाब बेची जा रही है, तेजाब की खरीद फरोख्त की जा रही है, आखिर वो दुकानदार ग्राहकों को तेजाब देते समय सतर्क और सजग क्यों नहीं रहते? आखिर वह तेजाब की बिक्री करते समय उस ग्राहक से ये क्यों नहीं पूछते कि वह तेजाब किस एवज में खरीद रहा है, इसका उपयोग वह कहां करेगा? इसके अलावा अपने दुकान पे रखे गए तेजाब के स्टॉक का जो खाका है वह दुकानदार किस प्रकार रखता है, इसके लिए सरकारी संस्थानों में बैठे नगर निगम के अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उन्हें इनिशिएटिव लेना होगा, उन्हें सामने आना होगा, परीक्षण निरीक्षण करना होगा। जटा, आपसे एक बार फिर जटाशंकर सिंह से जुड़ते हैं। जटा, आपसे ये जानना चाहेंगे, इस तरह की खबरों को आप कवर करते हैं, जिस तरीके से इस तरह की पूरी वारदात में जो भी आरोपी शामिल रहता है वह कोई अपना ही होता है, पीड़िता के लगे सगे वाला ही होता है। मामला चाहे प्रेम प्रसंग का हो, एक तरफा प्यार का हो या फिर कोई अन्य मामला हो, होते तो सब अपने ही हैं। जो कानून बनाए गए हैं क्या वह पर्याप्त हैं? और खास करके जिन दो अधिवक्ताओं ने हमें बताया कि कानून तो सख्त है लेकिन अमलीकरण नहीं किया जा रहा है, क्या कहेंगे? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप पिछले दिन देखे होंगे बांद्रा टीटी पे जो हमला हुआ एक लड़की के ऊपर, उसके करीबी ने ही हमला किया और दिल्ली से आया, उसका पीछा करते हुए हमला किया और वो लड़की अस्पताल में भर्ती थी, काफ़ी दिनों तक एडमिट रही, उसके बाद मौत हो गई। एक ऐसा ही मामला 3-4 साल पहले आया था उत्तराखंड में, कंगना रनौत की सिस्टर के ऊपर हमला हुआ था, एसिड अटैक उनके घर के पास में। वो भी हमले में उनके करीबी ही पाए गए बाद में। और बिहार में भी ऐसे कई वारदातें सामने आई थी जो करीबी लोग ही होते हैं। सिर्फ कानून बनाने से ही काम नहीं चलेगा, कानून पे अमल करना ज़रूरी है। और अमल करने के लिए जो सरकारी तंत्र है, हमारा हमारी प्रशासन है, उसको उस पर अमल कराना चाहिए। लेकिन सरकार जो है कानून बना के सिर्फ वो बैठ जाती है, प्रशासन हाथ पे हाथ धरे, जब तक घटनाएं नहीं होती तब तक वो सोए रहते हैं। जब घटनाएं कभी ऐसी होती हैं तब वो जाग जाते हैं, तुरंत फौरन आदेश पारित करते हैं और जांच होती जी है। हमसे जुड़े रहिए, हम हमारे अपने सहयोगी दिल्ली से जुड़ रहे हैं, सुरेश झा। सुरेश, आपसे जानना चाहते हैं कि वहां की जो स्थिति हुई, जो अप्रिय ये वारदात को अंजाम जिस प्रकार से दिया गया, यह बेहद भयावह था। स्थिति अब उस महिला की क्या है? देखिए, उस महिला की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, क्योंकि तेजाब का अटैक जो सबसे इतना बुरा अटैक होता है जिसमें इंसान जो है अगर जिंदा भी रहे तो जीते जी मर सा जाता है, क्योंकि उसमें उसके अंग जो इस तरह झुलस जाते हैं कि उसका समाज में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इससे कई घटनाएं दिल्ली में हो चुकी है, तभी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों अपने एक आदेश में कहा था कि दिल्ली के अंदर तेजाब की बिक्री पर रोक लगाई जाए। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में अगर देखा जाए, दिल्ली में कहीं भी देख लें तो तेजाब जो अभी भी खुले में मिल जाता है, जो बहुत ही चिंताजनक बात है। और बहुत ही जो बहुत इस पे कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश उसका अमल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि एसिड अटैक ऐसा होता है कि इंसान पे वो जीते जी उस पे ना तो मर सकता है ना जी सकता, उसकी इस तरह से हालत हो जाती है। और जिस लड़की पे अभी तेजाब जो फेंका गया है उसकी हालत काफी, कंडीशन बहुत ही खराब है, काफी उसको जल गई है। और हालांकि पुलिस कह रही है कि इसमें जिस तरीके से घटना हुई है काफी दुखद घटना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तेजाब के अटैक को रोक पाना बहुत ही मुश्किल है दिल्ली में। आपसे ये जानना चाहेंगे कि यदि किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाए, उससे ज्यादा भयानक होता है किसी के चेहरे पर तेजाब से हमला कर देना। हमारे साथ 2 एडवोकेट जुड़ी थी। सुरेश, आपसे ये जानना चाहेंगे, उनका ये कहना था कि हमारे कानून सख्त हैं, जुडिशियल हमारी सख्त है, लेकिन आवश्यकता है अमलीकरण की। तमाम जो कानून बनाए जाते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन सही समय पर नहीं किया जा सकता। कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से आप? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे कानून में सख्त कानून का प्रावधान है, लेकिन उसके बावजूद जो कानून का पालन नहीं हो पाता, तो इसकी सबसे बड़ी वजह कि लोगों में डर नहीं है कानून का। जब तक लोगों में खौफ नहीं बैठेगा कानून का कि अगर कोई काम वारदात करते हैं उसका पकड़ा जाएंगे तो कैसा हर्ष होगा, तो वो कुछ डरेंगे।
जिस तरीके से एसिड की बात करें तो इसको लेकर पिछले दिनों जंतर मंतर प्रदर्शन भी हुआ था, काफी उस पर पीएम तक के हाउस तक घुसने की बात आई थी और सख्त कानून बनाने की बात आई थी। लोगों में जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक लोगों में इस कानून का डर नहीं बनेगा, तब तक इस तरह घटनाएं जो है होती रहेंगी। एक आखिरी सवाल आपसे यह है कि इस एसिड हमले की वारदात में शामिल आरोपियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई अब तक हो पाई है, क्या उनकी गिरफ्तारी हो पाई है? देखिए, इसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश की जा रही है इसके अंदर, और पुलिस का कहना है कि इसमें जो भी आरोपी उनको जल्द से उनके सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सख्त कार्रवाई क्या की जाएगी, क्योंकि इस पर 307 लगती है, 302 नहीं लगती उसमें, क्योंकि एसिड अटैक ऐसा होता है कि 300 उसमें सख्त कानून जब तक नहीं करेगा, जब तक उसमें कोई ऐसा सजा प्रावधान नहीं होगा, तब तक इस तरह की वारदात दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए सुरेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश जी बता रहे थे दिल्ली से कि किस प्रकार से इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस की पैनी नजर है। जिस तरह से दिल्ली के राजौरी गार्डन के पास स्थित मार्केट के निकट एक महिला डॉक्टर के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया जाता है और उसके बाद वहां की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाती है। साफ तौर पर उसमें यह पाया जाता है कि काले कलर की उस मोटर बाइक पर 2 युवक सवार हैं। एक ने अपना चेहरा बांधा हुआ है, दूसरा सिख समुदाय से बिलोंग करता है। और खास करके इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। बाज़ाफ्ता उनकी गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस प्रयत्नशील है, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई है। सवाल एक बार फिर वही कि क्या महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझती हैं? दिल्ली की महिलाएं क्या अपने आप को सुरक्षित समझती हैं? आपके जहन में यदि इस सवाल से संबंधित कोई जवाब हो तो लगातार हमारे हॉटलाइन नंबर 56767 पर एसएमएस के माध्यम से सबसे पहले आप टाइप करें लेमन न्यूज़, उसके बाद स्पेस दें, अपना नाम, अपने शहर का नाम टाइप करें और भेज दें अपने जहन की उन तमाम बातों को जो आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में छाई हुई है और जिस सवाल का जवाब तलाशने के लिए आप पूरी तरीके से जिज्ञासा आपके अंदर बनी हुई है। एक बार फिर, क्या दिल्ली की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझती हैं? क्योंकि जिस प्रकार से लगातार महिलाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, महिला उत्पीड़न के मामले आ रहे हैं, गैंगरेप की वारदात में लगातार जो इजाफा देखने को मिल रहा है, आरोपियों की सजा फांसी के तौर पर मुकर्रर कर दी जाती है, बावजूद इसके इस तरह की वारदातों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। आपसे आखिरी आपका एक ओपिनियन चाहेंगे स्नेहिल, क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो जहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा कानून बने हुए हैं वो अगर हमारे एडवोकेट्स उसको पालन करें और समाज को बताए, पब्लिक को बताए, विक्टिम्स को बताए और क्रिमिनल्स को भी बाद में बताया जाए कि तुम्हारे पर ये सारी चीज़ें हो सकती है, उसके अलावा और कोई चारा नहीं हो सकता। क्योंकि क्राइम एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्योंकि किसी को अपने कानून की पता नहीं है, इस वजह से कोई भी कहीं पे भी कुछ भी करता रहता है। तो इसके वजह से सबसे ज़्यादा जागृति क्राइम की और लॉ की होनी ज़रूरी है और ये करने वाले जजेस और हमारे एडवोकेट्स यही कर सकते हैं। लीगल एड, जो हर हाई कोर्ट के पास एक लीगल एड का डिपार्टमेंट होता है, जो हर जहाँ पे अलग अलग उनके पास एक बजट है जहाँ पे वो अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में जाके एक जागृति लाने का उनके पास एक ऑप्शन रहता है और वो हायर करते रहते हैं ऐसे स्टूडेंट लॉयर्स और बाकी लॉयर्स को कि जाके वो अलग अलग पब्लिक प्लेसेस में लॉ के बारे में बताएं। बिल्कुल, वो ज्यादा होना जरूरी है, पब्लिक को बताए, जागरूकता लाए। हमसे जुड़ने के लिए स्नेहिल ढाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जटाशंकर हमारे अपने सहयोगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम से सलामत अली और आपके साथ हमारी मेहमान एडवोकेट ज्योति सहगल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से हमारे अपने सहयोगी जुड़े थे सुरेश झा, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त बहुत ज्यादा नहीं है हमारे पास, लेकिन विषय बेहद गंभीर है, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है, बीच का रास्ता निकालने की आवश्यकता है, वरना महिलाओं पर जो हमले हैं उसकी वारदात बदस्तूर जारी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें आगे आना होगा और एकजुट होकर इस महिला उत्पीड़न और महिलाओं पर होने वाले एसिड हमलों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। हमारे आज के इस खास पेशकश अपराध की राजधानी में अब तक के लिए इतना ही। बाकी की खबरों को सुनने व जानने के लिए देखते रहिए लेमन न्यूज़। नमस्कार। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media.